हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आज की क्लास हम कक्षा 12 के लिए परिचय भाग एक में लेकर आए हैं। जो चैप्टर आपका पुष्प पौधों में लैंगिक जनन है, उससे पहले के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो चैप्टर आपका रोमांटिक नहीं हो सकता, चैप्टर में मन लगेगा ही नहीं पढ़ने के लिए। तो इससे पहले हम लेकर इस क्लास में आए हैं कि कक्षा 12 के लिए कि जीवन अवधि क्या होती है। चैप्टर से पहले एक जीवन अवधि के बारे में जानते हैं। जीवन अवधि, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? तो आइए जानते हैं कि लाइफ अवधि क्या होती है। तो जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव हैं जो सांस लेते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जो हैं जो सांस लेते हैं, पोषण करते हैं, शोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, परिवहन करते हैं, उन जीवों का जीवन अवधि क्या कहलाती है, उनके बारे में ही जानकारी हमें प्राप्त करनी है। तो पृथ्वी पर जो जीव होते हैं यानी जीवों की जन्म से लेकर, कह सकते हैं कि जीवों का जन्म से लेकर के प्राप्तिक मृत्यु का जो समय होता है वो आप उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि जीवों की जीवों की जन्म से लेकर लेकर प्राकृतिक प्राकृतिक मृत्यु तक प्राकृतिक मृत्यु तक के काल, ब्रैकेट में करने के आप समय, काल माने होता है समय को जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। यानी जीवों की जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु का जो समय होता है वो आपका कहलाता है जीवन अवधि। अब रही बात कि जीवन जो अवधि होती है क्या वो आकार पर निर्भर करती है? नहीं। आइए देखते हैं कि जो जीवन अवधि है, यानी कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण हम लेते हैं किसका? कौवे का। कौवा, तो कौवा का जो जीवन अवधि है वो 15 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 15 वर्ष का। और तोता जो होता है, तोता का जो जीवन अवधि होती है वो 100 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 100 वर्ष का होता है। लेकिन दोनों की जो संरचना है, दोनों का संरचना कह सकते हैं, आकार कह लीजिए, आकार जो होता है उनका क्या होता है? समान होता है। आकार क्या होता है? समान होता है। तो हमें यहाँ ये पता चलना है कि कौवे का जो उम्र है वो कितने वर्ष है? 15 वर्ष। और तोता का जो उम्र होता है, जीवन अवधि होता है वो कितने वर्ष? 100 वर्ष। दोनों का आकार समान होता है, फिर भी इनकी जीवन अवधि क्या है? मृत्यु तो होना ही है। जो पृथ्वी पर प्राणी जन्म लिया, जीव जंतु जन्म लिया, वो कभी ना कभी क्या करेगा? मृत्यु को धारण करेगा। यानी कह सकते हैं, अब मृत्यु का मतलब ये नहीं होता है कि कोई एक्सीडेंट से मर गया या कोई आकस्मिक मौत आ गई, ये उसकी जीवन अवधि नहीं होती। यानी जीवन अवधि उसे ही कह सकते हैं कि जीवों की जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के काल यानी समय को हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। उदाहरण में पहला उदाहरण हो जाएगा कौवा और तोता का। दूसरा उदाहरण आपका हो जाएगा आम का पेड़, आम का वृक्ष। आम का वृक्ष लगभग ये 60 वर्ष मान लीजिए, 60 वर्षों तक, 60 वर्ष की इसकी जीवन अवधि होती है। और दूसरा होता है बरगद का वृक्ष। यानी बरगद का जो वृक्ष होता है उसकी अवधि होती है 200 से 300 वर्ष की होती है। लेकिन इनका आकार क्या होता है? समान होता है। इनका आकार क्या होता है? समान होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि समान आकार पर हमारी जीवन अवधि आधारित होती है? नहीं, ऐसा कहना गलत है।
हम कह सकते हैं कि जो प्राणी जन्म लिया है वो मृत्यु को धारण करेगा। इसलिए कहा जाता है कि समान आकार पर हमारी जीवनावधि डिपेंड नहीं होती, आधारित नहीं होती है। इस जीवनावधि के बाद हम आते हैं, अगला हमारा टॉपिक होगा जनन। जनन क्या होता है? जनन, जिसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन कह सकते हैं कि अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। यानी अपने समान, अपने समान, अपने समान संतान उत्पन्न करना ही, संतान उत्पन्न उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है, जनन कहलाता है। बात समझ में आई कि जनन क्या कहलाता है? तो अपने समान संतान को उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। रह गई बात कि अब जनन के प्रकार क्या होता है? जनन का प्रकार, जनन का प्रकार, तो जनन, जनकों के आधार पर जनन को दो वर्गों में बांटा गया। किनके आधार पर? जनकों के आधार पर। कह सकते हैं कि जनकों के आधार पर जनन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला पहला होता है आपका अलैंगिक जनन, और लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जिसे इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक। दूसरा होता है आपका लैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। यानी कह सकते हैं कि जनकों के आधार पर जनन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या होता है? तो वे जनन, वे जनन जिनमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जनक की आवश्यकता होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण में हो जाएगा कि चाहे वो नर हो या मादा, दोनों में से कोई एक रहेगा तो यहाँ संतानें उत्पन्न हो सकती हैं। अब अलैंगिक जनन के बारे में और खास बात यह है कि अलैंगिक जनन से, अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होती है उसे क्लोन कहते हैं, उसे क्लोन कहते हैं, क्लोन कहते हैं। यानी क्लोन का मतलब ये होता है कि जो लक्षण नर, चाहे वो नर हो या मादा हो, कहने का मतलब कि एक ही जनक से यहाँ क्या हो रहा है? संतान उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो संतान होगी उस संतान में या तो माता का लक्षण पाया जाएगा या तो पिता का लक्षण पाया जाएगा। यानी 100 में 100% अपने जनक की लक्षण को क्या करते हैं? धारण करते हैं। यानी उनमें 100 में 100% लक्षण माता पिता के पाए जाते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की परिभाषा, वे जनन जिसमें
विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में कह सकते हैं कि नर व माधव। यहाँ नर भी अलग होगा और माधव भी क्या होगी, अलग होगी, क्योंकि यहाँ दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, नर व मादा। अब हम नर में चूंकि हम जानते हैं कि नर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, और मादा में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। जब नर में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो नर का जो गुणसूत्र होता है वो